हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव आप सभी बच्चों का लिए ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले देखिए हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे आप सभी बच्चों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमने आपको बताए थे। आज के इस वीडियो में जो बचे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में कुछ काम आ गया था जिस वजह से मैं आपसे बच्चों 4 ही क्वेश्चन उस वीडियो में बता पाया था। तो आज जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये सारे के सारे इस वीडियो के द्वारा कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और आपको हमारे चैनल पे सारे के सारे कंटेंट आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड अपलोडेड है, जाके प्ले लिस्ट पे देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला बोला गया है कि व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। टाइगर का बेसिकली डेली रूटीन क्या था जब वो एक हर्मिट के कंपनी रहता। हर्मिट मतलब होता है बेसिकली साधु के साथ जब रहता था तब बताना है। ठीक है, जब साधु के सानिध्य में रहता था तो उसका दिनचर्या जो था वो क्या था ये बताना है। तो ऑल डे अलोंग द टाइगर ले अक्रॉस द एंट्रेंस ऑफ हिज शेल्टर वाइल द हर्मिट सेट विथ हिज आईज शट इन द प्रेयर। देखिए जब बेसिकली जो बाघ है बेसिकली पूरे दिन क्या करता रहता, उसके जो आश्रय है बेसिकली जो साधु जहाँ रहता है उस आश्रय के द्वार पे बेसिकली दिन भर लेटा हुआ रहता था। जबकि जो साधु है वो क्या करते रहते हैं, जब भी वो प्रार्थना करते थे तो अपनी आंखें बंद करके रहते थे और दिन भर बैठे रहते थे। सो दिन भर मतलब बेसिकली प्रार्थना करते रहते थे। इन द इवनिंग ही वुड ओपन हिज आई एंड देन टेल द टाइगर मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ एग्जिस्टेंट एंड डेथ। फिर क्या होता है, शाम के समय जब वो अपनी आंखें बेसिकली खोलते थे तो आंखें खोलने के बाद वो बाघ को जीवन के बारे में, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व के बारे में, और मृत्यु के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे। दस द टाइगर फेल्ट हिज अंडरस्टैंडिंग इज टू इंक्लूड। देखिए इससे क्या होता है, बाघ को उसकी जो समझ रहती है, अंडरस्टैंड में समझ हो गया, उसकी लगातार समझ क्या होती है, बढ़ती रहती है। ही मेंशन्ड द वर्ड गॉड मेनी टाइम्स। देखिए जो साधु जी थे उन्होंने क्या किया था, बहुत बार ईश्वर शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो नाउ अ डेज द कीनेस ऑफ हिज हंगर वाज आल्सो गोन। देखिए जब साधु जी बेसिकली भगवान जी का नाम लेंगे तो ऑब्वियसली बात है भगवान का नाम सुनकर जो बाघ था उसकी जो भूख की उत्सुकता थी, यानी खाने की जो लालसा थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। ही स्लिप्ड अवे इनटू द जंगल ओनली व्हेन ही फील्ड दैट ही वाज बरिंग। देखिए वो तभी जंगल बेसिकली भाग जाता या भाग गया था जब उसे क्या लगती थी, बहुत जोर की भूख लगी थी। ही killed only the latest game which was just sufficient enough to satisfy his hunger of the moment। देखिए जब उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो क्या करता, छोटे मोटे कोई भी जानवर मार के खा लेता था। ठीक है, जिससे उसका हल्का सा या बोला जाए बस उसका भूख क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ही सफर्ड हंगर फॉर मीन डेज। देखिए वो क्या होता है, बहुत दिनों तक क्या रहता है, भूखे रहता है। बट ही फेल्ट नॉबलर फॉर हर। लेकिन होता क्या है भाई, वो बहुत दिन से भूखा रहता है लेकिन साधु की संगति में रह के उसके साथ उसे क्या होना था, एक अच्छा फील होने लगा था। और यही यहाँ पर बताया गया था कि जो पूरा दिनचर्या उसका क्या था, उस प्रकार उसका दिन क्या होता था, व्यतीत होता था। अब कोई बच्चे को देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर मान लीजिए कि समझना हो भविष्य में, तो आप इस वीडियो के यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इस चीज़ की हिंदी को देखिए और अच्छे से समझ लीजिएगा। वही बात देखिए हमने आपको बताई कि बाघ जो रहता था दिन भर आश्रम के बाहर लेटा हुआ रहता था। साधु जी जब आंख बंद करते थे तो वो अपने जीवन का अस्तित्व के बारे में, सॉरी शाम में जब आंखें खोलते थे जीवन का अस्तित्व हो गया, सानिध्य हो गया, ये सभी चीज़ बात बताता था। फिर जब भूख लगता तो उसको तो कोई छोटा मोटा मारकर जानवर मार के अपना जो जिंदगी वो गुजारा कर लेता था। ठीक है, फिर अगला बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ हैड हैरी लिव्ड आफ्टर ही लेफ्ट होम। देखिए जब हैरी क्या करता है, बेसिकली अपना घर छोड़ देता है तो किस प्रकार का जिंदगी जीता है ये बताना है। तो ये सवाल बेसिकली किसका था, बेसिक का सवाल था, बेसिस का। तो इन आंसर टू बेसिक क्वेश्चन हैरी हिमसेल्फ सेज दैट ही हैज लिव्ड इन अ वंडरस प्लेस। यानी वो क्या करता था, वंडर मतलब होता है भटकना या घुमक्कड़ अभी से कह सकते हैं। जब वो क्या करता है, घर छोड़ देता है तो एक घुमक्कड़ की जिंदगी व्यतीत करता है। ही हैड विजिटेड द गोल्ड कंट्री इन मेक्सिको। देखिए मेक्सिको बेसिकली बताया यहाँ पर कि वो जब घुमक्कड़ हो गया तो मेक्सिको के जो सोने के देश में उसने क्या किया, घूमना स्टार्ट किया। वेयर द गैम्बिसनेस प्रोस्पेक्टेड फॉर गोल्ड। अब वो क्यों घूम रहा था, बेसिकली क्योंकि उसको सोने की यहाँ पर संभावना थी। ही हैड डन अ वैरायटी ऑफ जॉब्स फ्रॉम बीइंग अ लॉन्ड्री राइडर टू शेयरिंग sheep, carrying stolen goods on his back, harpooning whales, rigging ships and prospect for gold and skinning dead bullocks। ठीक है, देखिए क्या है, जब वो जीवन यापन करना रहेगा तो भाई उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए वो क्या करता है, सीमा पे सवार होकर वो भेड़ भी चराता है, कभी चोरी का सामान अपने पीठ पर लगा धोता भी है,
जो व्हील रहता है व्हील को भाले से फेंकता भी यहाँ से, जहाजों की हेरा फेरी भी करता है, सोने की तलाश में इधर घूमता है, और मृत जो बैल रहते हैं उनको यहाँ से उनकी खाल को उतार कर कई तरह के वो काम करता है ताकि वो अपना जीवन यापन क्या कर सके, गुजारा कर सके। ही सेज ही टर्न हिज बैक ऑन मोर मनी देन द ओल्ड मैन वुड हैव स्क्रिप्ट इन हिज होल लाइफ। ही हैड ऑल्सो अ वोमनाइजर। देखिए होता क्या है, वो कहता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति से अपने जीवन में जितना पैसा खर्च किया होगा उससे अधिक पैसे उसने क्या किया था, उसने वहां पर जमा कर लिया या मुंह मोड़ लिया था उन पैसों से। वह एक क्या करता है, महिलावादी विचारधारा का भी लगातार अब वो बन चुका था। ठीक है, तो ये बताता है किसके बारे में, हैरी के कैरेक्टर के बारे में यहाँ बताया गया है। अगला सवाल यहाँ पर कि हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल सक्सेडिंग जनरेशन ऑफ पोइट्स। VVI मार्क कर लीजिए, पेपर में आने वाला सवाल है ये बोला कि जो मिल्टन है, मिल्टन क्या करता है, किस प्रकार शेक्सपियर को दर्शाता है कि आने वाले जितने भी अभी पोएट्स हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का स्रोत बनेंगे शेक्सपियर। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो यहाँ बताया हुआ है कि शेक्सपियर इज अ ग्रेट लिटरेरी वॉरियर, हिज नेम एंड फेम इज मैचलेस। देखिए शेक्सपियर क्या है, एक महान, यहाँ पर आप मान सकते हैं साहित्यिक एक प्रकार से योद्धा है जिनकी नाम और प्रसिद्धि वो मैचलेस से मतलब अतुलनीय है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ही हैज प्रेजेंटेशन हिज प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन इज एन लिटरेरी आउटपुट। देखिए उन्होंने अपने साहित्य में बेसिकली क्या किया, उनका जो अनुभव है वो जीवन के हर पहलू से क्या किया, मानव के जीवन के हर पहलू को यहाँ पर उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। द कमिंग जनरेशन ऑफ पोएट विल ऑल्सो लर्न ग्रेट लेसन फ्रॉम हिज लिटरेरी आउटपुट। देखिए जो अपकमिंग जनरेशन है यानी जो कवि की आने वाली पीढ़ियां या ऐसी पीढ़ियां जो अभी वर्तमान में आएंगी उनको इनसे क्या कह सकते हैं मोटिवेशनल स्रोत या इनके लिए ज्ञान का अथर भंडार एक प्रकार से वो काम करते हैं। व्हाट ही हैज रिटन इज ऑफ यूनिवर्सल नेचर फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखिए उनके द्वारा देखिए जो भी काम किया जा रहा है, उन्होंने जो भी लिखा वो समय और स्थान के साथ क्या होता है, इन सब चीजों बंधनों से क्या है, मुक्त है। ठीक है, इसके अलावा बताया हुआ है हिज डेलिफिक लाइन्स विल बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, दस ही विल रिमेन अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल सक्सेडिंग जनरेशन ऑफ पॉइंट। देखिए उनके बारे में बताया गया कि उनको देखिए अगर आप उनकी कहानियाँ कहानी बोल माफ करिए उनके जो अगर आप बेसिकली पोएम्स पढ़ते हैं तो जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए माना जाता है कि आप भाई कोई भी क्षेत्र आपके जीवन में किसी प्रकार की घटना वो उनसे जुड़ने कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपकमिंग जनरेशन के लिए वो एक इंस्पिरेशन है, ये बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यही बात देखिए हिंदी में भी लिखी हुई है, तो अगर आपको लिखना रहे भाई आप हिंदी में यहाँ से लिखना रहे समझ लो, यहाँ से भी लिखना चाहो लिख सकते हो सारे के सारे चीज़ों को। ठीक है, अगला बताया हुआ है विच आर्ट फॉर्म इज फिल्म मेकिंग अ क्लोजेस्ट टू। ये भी आता है MCQ में। ठीक है, व्हाट इज द एसेंशियल रीजन फॉर व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलरिटी। यहाँ जो समानता है उसका पीछे कारण आपको क्या करना बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर म्यूजिक एसेंशियल फॉर फिल्म मेकिंग। आप अगर फिल्म कोई बना रहे तो फिल्म के लिए क्या आवश्यक है, म्यूजिक यानी संगीत आवश्यक है। म्यूजिक इज क्लोजेस्ट टू फिल्म मेकिंग, म्यूजिक जो है फिल्म मेकिंग से क्या बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। ही क्लेम्स दैट देयर इज नो आर्ट फॉर्म दैट सो मच इन कॉमन विथ फिल्म एज म्यूजिक एट इज इम्प्रेसिव रिदम। देखिए होता क्या यहाँ पर कि अगर आप कोई भी फिल्म बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो सर, तो कोई भी कला इस प्रकार का नहीं है जिसमें फिल्म के साथ संगीत और उसका जो प्रभावशाली तरीका हो गया या लय जिसे कह सकते हैं इसके बराबर या इसकी कोई समानता नहीं होती है। इफ देयर इज नो म्यूजिक इन द फिल्म इट विल बिकम ओनली अ डेड प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री। अगर कोई फिल्म में कोई प्रकार का म्यूजिक नहीं है, जैसे आप देखिए बहुत सारे ऐसे मूवी है ना जहाँ पर आप मूवी देखते होगे तो उस मूवी में लगता है कि भाई ये मैचिंग ही नहीं कर रहा, तो मूवी में अगर आपका म्यूजिक वहाँ सेटअप नहीं हो रहा तो आपको लगेगा मूवी बेसिकली क्या एक डेड प्रोडक्ट है, कोई फैक्ट्री का कोई काम नहीं इसका, ये बताया हुआ है। तो नो फिल्म कैन बी सक्सेसफुल, भाई यहाँ कोई भी फिल्म जो है बिना म्यूजिक के रिदम के सक्सेसफुल नहीं हो सकती। म्यूजिक डायरेक्टली इफेक्ट्स आवर बॉडी, म्यूजिक क्या रहता है हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे माइंड हमारे सोल यानी आत्मा को प्रभावित करता है। द ऑथर रिकॉल दैट ही हैज ऑलवेज बीन अ म्यूजिक लवर सिंस ही चाइल्ड। देखिए यहाँ पर जो ऑथर जी हैं वो बचपन से क्या एक म्यूजिक लवर है, अपने बचपन से, यानी म्यूजिक हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ डिलाइट एंड रिक्रिएशन फॉर हिम। म्यूजिक जो बेसिकली यहाँ पर ऑथर साहब के लिए बताया हुआ यहाँ पर बचपन संगीत प्रेमी रहे उनके लिए एक आनंद का स्रोत और वो मनोरंजन का जो स्रोत होता है वो उनके लिए हमेशा रहा है। दस ही प्रूव दैट म्यूजिक इज क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग। ऐसे ये साबित होता है बेसिकली कि जो संगीत है वो फिल्म निर्धारण का क्या फिल्म निर्माण का क्या करता है, एक निकटतम रूप आप कह सकते हैं यहाँ पर साबित होता है। ठीक है, अगला बताया हुआ है, अच्छा ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, जिस भी बच्चे को इसे हिंदी में लिखना रहेगा
आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वही जो हमने आपको समझाया वही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कि अब अगला सवाल है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कैप्टन हैगबर्ड एंड ओल्ड मिस्टर कार्विल। ठीक है, कैप्टन हैगबर्ड और ओल्ड मिस्टर कार्विल के बीच में आपको क्या करना है, समानता बताना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या समानता है, तो देयर वाज वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कैप्टन हैगबर्ड एंड मिस्टर कार्विल। कैप्टन हैगबर्ड और मिस्टर कार्विल के बीच में एक समानता यहाँ बताया जा रहा है, बोथ वेयर ब्लाइंड, यानी दोनों के दोनों क्या है, अंधे थे। ठीक है, द फॉर्मर वॉज ब्लाइंड टू ट्रूथ एंड प्रोबेबिलिटी एंड द लेटर वॉज ब्लाइंड टू द लाइट एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ बताया जा रहा है हमारे पास कि दोनों अंधे जरूर थे, लेकिन पहला सत्य और प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के प्रति क्या था, अंधा था, और दूसरा जो था दुनिया की रोशनी और सुंदरता के प्रति क्या था, दूसरा वाला अंधा था। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए, जो हैगबर्ड है बेसिकली कैप्टन हैगबर्ड कुड नॉट सी द अनरियलिस्टिक नेचर ऑफ हिज होप। देखिए जो कैप्टन हैगबर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि जो पहले व्यक्ति थे हमारे कैप्टन हैगबर्ड, ठीक है, तो अपनी आशा के जो भी हिंदी में हमारे पास अनरियलिस्टिक को बोला जाता है, अवास्तविक प्रकृति की जो हमारा रियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको वो देख नहीं सकते थे, विच हैड बिकम ही डेल्यूजन, जो उनके लिए क्या कह सकते हैं, एक भ्रम सा जीवन उनका भर गया था। वहीं पर मिस्टर कार्विल जो है वो अपनी आई साइट को खो चुके थे, मतलब देखने की जो क्षमता है, आंखों की रोशनी खो दी थी, एंड वॉज ब्लाइंड टू द फैक्ट दैट द वर्ल्ड वॉज सो ब्यूटीफुल। लेकिन उनको ये मालूम था या इस तथ्य से वो अंधे थे कि दुनिया कितनी सुंदर है और कितनी ही रोशनी से क्या दुनिया पूरी भरी हुई है, ये यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और यही बात इसका हिंदी अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है, तो जो भी बच्चे इसे हिंदी में नोट डाउन करना चाहते हैं आप इसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, अगला भाई वीवीआई करो। ठीक है, पैब्लो नेरूडा, हाउ डिड पैब्लो नेरूडा इनकाउंटर माफ करिएगा, यहाँ पर जो फ्राउ फ्रीडा के क्लेम्स रहते हैं, ठीक है, क्लेरिवॉयंस को लेके उसको किस प्रकार काउंटर करती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये चलिए जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार पाब्लो नेरूडा जो है वो फ्राउ फ्रीडा के जो भी क्लेम्स रहते हैं बेसिकली किसको लेकर, तो दूरदर्शिता के लेकर दावों को, उसको किस प्रकार यहाँ पर काउंटर करती है। काउंटर मतलब होता है प्रतिकार करना, उसके विरोध में कुछ स्टेटमेंट देना। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं। तो फ्राउ फ्रीडा बचपन से क्या है, प्रोफेशनल ड्रीमर है, यानी एक पेशेवर स्वप्न दृष्टा है या स्वप्न दृष्टि है। जो पेशेवर मतलब होता है भाई प्रोफेशनल, मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हु ड्रीम्ड अबाउट अदर्स एंड टोल्ड देम हाउ दे हैव वुड अवॉइड मिसहैप्स बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। ये देखिए वो दूसरों के बारे में क्या करती है, सपने देखती है। ठीक है, अपने बारे में सपने बहुत देखते हैं, वो दूसरों के बारे में सपने देखती है और बताती है उनको कि उनके निर्देशों का पालन करके वो कैसे करके, मतलब उनके द्वारा जो भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं या जो तरीके बताए जा रहे हैं कैसे करके उनको फॉलो करके वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली दुर्घटना के शिकार होने से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। द ऑथर इनकरेज फ्राउ फ्रीडा टू टॉक अबाउट हर ड्रीम्स इन ऑर्डर टू सरप्राइज द पोएट। देखिए जो यहाँ हमारे लेखक साहब है, ठीक है, वो कवि को क्या करते हैं, आश्चर्यचकित करने के लिए बेसिकली बोलते हैं कि फ्राउ फ्रीडा को अपने सपने के बारे में बात करने के लिए क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो पाब्लो नेरूडा द पोएट अनाउंस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन दैट ही डिड नॉट बिलीव इन प्रोफेटिक ड्रीम। देखिए यहाँ जो हमारे कवि साहब है उनका ऐसा मानना है कि वो इन सब चीज़ों पे बेसिकली उनको भरोसा नहीं, मतलब इन सब चीज़ों भविष्यवाणी चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। फिर बताया अकॉर्डिंग टू हिम ओनली पोएट्री इज क्लेवर। देखिए उनके हिसाब से जो कविता है बेसिकली वही क्या है, उनके लिए दिव्य दृष्टि है, देखने का जरिया है। ठीक है, अगला इसी सवाल को हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इसे हिंदी में नोट डाउन करके लिखना चाहें तो आप एकदम बेशक वीडियो को पॉज करें और इसे आराम से अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिख लें। ठीक है, यही बात जो हमने आपको इंग्लिश में बोला उसको हिंदी में पढ़ के समझाया, वही बात यहाँ पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट मेड ताओ इंग, ठीक है, डिसाइड टू वेदर टू बाय अ टिकट और नॉट व्हेन सी रोड अप बस अलोन। देखिए ताओइंग जो बेसिकली किस प्रकार डिसाइड करते हैं कि उन्हें टिकट बाई करना है, नहीं खरीदना है या नहीं है, ये बताना, जब वो बस पे चढ़ जाते हैं ये बताना है। तो ताओ यंग वॉज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, मतलब उनका जो जीविका था या फिर बोला जाए वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब गरीब परिवार के थे बेसिकली बोला जाता है। वो अपने पैसे बचाने की हर जगह कोशिश करते थे। सो ही ट्राइड टू सेव मनी इन एवरी पॉसिबल वेज। दिस वाज द रीजन वाई सी नेवर बोदर टू बाय अ टिकट व्हेन सी रोड अ बस अलोन। यानी जब भी वो सिंगल बस में कभी जाते थे, मतलब खुद बस में अकेले जाते थे, तो कभी भी प्रीफर नहीं करते थे कि टिकट ले, क्योंकि टिकट अगर लेंगे तो भाई असली बात है पैसा खर्च होगा, तो पैसे बचाने की वो कोशिश करते थे। सी यूज टू बाय अ टिकट ओनली इफ द बस कंडक्टर सीम टू देयर हेड टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बट इफ एज अ लेजी टाइप ऑफ फेलो सी कुड नेवर माइंड पेइंग फॉर टिकट। देखिए वो तभी टिकट बेसिकली खरीदते थे जब जो कंडक्टर है बस का
उसको लगता था कि ये एक रेस्पॉन्सिबल यानी एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो खुद ब खुद क्या करेगा, एक टिकट वो परचेज करता है, ठीक है। बट इफ ही वाज अ लेजी टाइप ऑफ फेलो, ही कुड नेवर माइंड पेइंग फॉर अ टिकट, मतलब वो कभी भी इस प्रकार का यूज नहीं करता था। सी यूज टू कंसीडर इट टू बी लिटिल सेविंग, ये इसको सोचता था छोटी सी उसकी सेविंग है, लेकिन एक पनिशमेंट है बेसिकली किसके लिए, जो बस का कंडक्टर है उसको साथ में वो क्या कर रहा है, पनिशमेंट भी नहीं उसको सजा भी दे रहा है, ये बताया हुआ है। तो आज का इस वीडियो में हमने आपको लगभग 8 क्वेश्चंस लगभग लगभग करा दिए होंगे। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन जो शॉर्ट मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप में 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे, वो भी हम आपको कवर कराते चलेंगे और इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन समझाते भी चलेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।